हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक गुरुजी। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2017 की प्रश्न पत्र में फिजिक्स के अंतिम 15 सवाल को हल करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 16, बाएं हाथ के नियम में अंगूठा किसकी ओर इंगित करता है? ऑप्शन ए धारा की दिशा की, ऑप्शन बी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की, ऑप्शन सी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की, ऑप्शन डी कुंडली की गति की दिशा की। तो आइए फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को समझते हैं। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का कहना है कि आप बाएं हाथ की 3 उंगली को आप परपेंडिकुलर स्क्रैच करेंगे तो आपका अंगूठा जो होगा वो कुंडली की गति की दिशा को बताएगा, और माध्यमा यानी मिडिल फिंगर वो आपका धारा की दिशा को बताएगा, और जबकि तर्जनी जो होगा अंगुली वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। तो क्वेश्चन हमारा है अंगूठा आपको किसकी ओर इंगित करेगा? तो अंगूठा आपको कुंडली की गति की दिशा को इंगित करेगा। ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, एक आवर्धक कांच यानी मैग्नीफाइंग ग्लास का प्रयोग नियत दूरी पर 1 इंच के लिए किया जाना है। यदि यह 5 गुना आवर्धित सीधा प्रतिबिंब बनाता है तब इसकी फोकस की लंबाई क्या होगी? ऑप्शन ए 0.8 इंच, ऑप्शन बी 0.25 इंच, ऑप्शन सी 1.25 इंच, ऑप्शन डी 0.5 इंच। तो चलिए समझते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए आपका आवर्धन जो होगा, आवर्धन का फॉर्मूला होता है m यानी मैग्निफिकेशन, m लिखेंगे इसे 1 प्लस कैपिटल डी बाई एफ। कैपिटल डी होता है आपका जिसके लिए आप मैग्नीफाइंग लेंस को रीड करने के लिए डिस्टेंस होता है, वो आपका 1 इंच क्वेश्चन में गिवन है। और यहाँ देखिए 5 गुना आवर्धित प्रतिबिंब कर रहा, 5 गुना का मतलब ये हो गया आपका मैग्निफिकेशन जो कि 5 लिखेंगे m, और ये हो गया आपका 1 प्लस डी आपका क्वेश्चन में गिवन है 1 इंच, तो 1 लिखेंगे डी की जगह पे, और ये हो जाएगा आपका f। तो 1 बाई एफ इक्वल टू लिख देंगे यहाँ से 4। इसको आगे ले चलते हैं, f इक्वल टू लिखेंगे 1/4 इंच, और 1/4 को लिख सकते हैं 0.25 इंच। 0.25 इंच उस मैग्नीफाइंग ग्लास का फोकल लेंथ होगा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, दो प्रतिरोधक 2R एवं R एक विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। प्रतिरोधक 2R में ऊष्मा क्षय हीट डिसिपेशन का प्रतिरोधक R में ऊष्मा क्षय के अनुपात बताइए। ऑप्शन ए 1:2, ऑप्शन बी 2:1, ऑप्शन सी 4:1, ऑप्शन डी 1:9। तो चलिए फिगर में बना लिए। ये आपका दो प्रतिरोधक है, एक जिसका प्रतिरोध 2R और एक सिंगल R है, उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो श्रेणी क्रम में जोड़ दिए हैं, और यहाँ से देखिए श्रेणी क्रम में जब जोड़ते हैं रेसिस्टर को तो करंट जो होता है विद्युत धारा वो सभी से होते हुए जाता है, और वो करंट जो होगा आपका सेम जाएगा सब में। और हीट का फॉर्मूला होता है आपका I² RT, करंट का स्क्वायर प्रतिरोध गुना समय, कुछ टाइम t मान लेते हैं, और विद्युत धारा I, तब हम लोग हीट लिख देंगे I² RT। तो क्वेश्चन में इस दोनों में आपका 2R और R के कारण हीट डिसिपेशन का रेशियो लिखना है। तो पहला का लिख लेते हैं H1 और यहाँ लिख देंगे H2। यही अनुपात पूछा गया है क्वेश्चन में। तो यहाँ देखिए दोनों प्रतिरोध से करंट सेम जा रहा, तो I²। अब पहले वाले का कितना है प्रतिरोध, तो 2R इंटू टाइम, तो चलिए T लिख दे रहे हैं। उसी टाइप से नीचे H2 लिखेंगे I², इसमें भी प्रतिरोध है R और टाइम इसका है T। तो देखिए चूंकि दोनों प्रतिरोध से धारा सेम जा रहा है इसलिए I² कैंसिल, समय कुछ काट लिए, ये सेम होगा कट जाएगा। R से R देखिए कट रहा, ऊपर बच रहा 2 नीचे 1, तो ये रेशियो बोल सकते हैं 2:1 का रेशियो होगा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, एक कांच के प्रिज्म जिसका अपवर्तनांक 1.5 है के लिए न्यूनतम विचलन कोण यानी एंगल ऑफ डेविएशन प्रिज्म के कोण के बराबर है। तो और दिया हुआ इसमें cos 41.4 डिग्री इक्वल टू 0.75। तो बताइए उसका प्रिज्म का कोण क्या होगा, एंगल ऑफ प्रिज्म। ऑप्शन दिया हुआ है 41.4 डिग्री, ऑप्शन बी 42.1 डिग्री, ऑप्शन सी 82.8 डिग्री, ऑप्शन डी 20.7 डिग्री। क्वेश्चन में देखिए एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है न्यूनतम विचलन कोण आपका प्रिज्म के कोण के बराबर है। ये आपका प्रिज्म का कोण होगा, और डेल्टा m है आपका न्यूनतम विचलन कोण। तो चलिए यहाँ से उस प्रिज्म का अपवर्तनांक के लिए एक फॉर्मूला लिखेंगे, μ इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 इंटू साइन a बाई 2।
क्वेश्चन में देखिए प्रिज्म का अपवर्तनांक गिवन है 1.5 m, तो 1.5 लिख दिए हैं म्यू की वैल्यू साइन, और यहाँ देखिए डेल्टा एम की जगह पे ए रख लेंगे इस फॉर्मूला में, तो ए प्लस ए बाई टू साइन ए बाई टू। इसी को आगे लेकर चलेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1.5 इक्वल टू साइन ए प्लस ए ऐड होकर के 2a/2 हो जाएगा, और नीचे है आपका साइन a/2। इस पॉइंट अच्छा 1.5 को हम लोग लिख सकते हैं 3/2 इक्वल टू, ये 2 से 2 कैंसिल कर लेंगे तो ऊपर देखिए बचेगा आपका साइन a, तो उसे लिख देंगे हाफ का एंगल में साइन a/2 इंटू कॉस a/2, और नीचे आपका है साइन a/2। तब यहाँ से देखिए साइन a/2 कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा आपका इधर 3/2 इक्वल टू 2 इंटू कॉस a/2। 2 को इस पार ले आएंगे तो ये हो जाएगा आपका 3/4 इक्वल टू कॉस a/2। 3/4 का मतलब होता है 0.75 पॉइंट में आएगा, और ये है आपका कॉस a/2। क्वेश्चन में देखिए एक चीज गिवन था, 0.75 को हम लोग लिख सकते हैं कॉस 41.4 डिग्री इक्वल टू आ गया हमारा कॉस a/2। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो a/2 इक्वल टू 41.4, इसलिए a इक्वल टू बोल सकते हैं 82.8 डिग्री होगा, यानी एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो आपका 82.8 डिग्री होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, नगण्य प्रतिरोधक एवं विद्युत वाहक बल 2V यानी 2 वोल्ट वाले एक सेल को 2, 3 एवं 5 ओम प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। 3 ओम प्रतिरोध पर विभवांतर वोल्ट में कितना होगा सो बताएंगे। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2/3, ऑप्शन डी 3/5। ध्यान रखिएगा ये सभी ऑप्शन हमारा वोल्ट में है, क्योंकि ये सभी विभवांतर की वैल्यू है। तो क्वेश्चन में बोला गया था 2, 3 और 5 को श्रेणी क्रम में ऐड कर लीजिए। करंट देखिए इससे जा रहा आई, और सभी को वोल्टेज कितना है विद्युत वाहक बल सेल का, तो 2 वोल्ट। तो यहाँ से समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे R1 R2 R3 इक्वल टू, तो 2 आपका दिया हुआ है 3 + 5, ये ऐड होकर के आ जाएगा आपका 10 ओम। तो यहाँ से निकाल सकते हैं करंट की वैल्यू, तो I इक्वल टू लिख देंगे V/R। बी देखिए आपका 2 वोल्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में, और R आ गया 10 यानी कि 1/5 एम्पियर बोल सकते हैं। इस सर्किट में करंट का वैल्यू कितना है, तो 1/5 एम्पियर। जबकि क्वेश्चन में बोला गया 3 ओम प्रतिरोध से विभवांतर कितना होगा सो बताइए। 3 ओम यानी कि R2, तो यहाँ से विभवांतर पूछा गया तो VT इक्वल टू लिख सकते हैं I इंटू R2 ओम्स लॉ से, तो I आपका है 1/5, R2 देखिए कितना है, तो दूसरा वाला प्रतिरोध हमारा 3 ओम है, तो ये आ जाएगा आपका 3/5 वोल्ट बोलेंगे ऑप्शन। तो देखिए कौन सी ऑप्शन है, तो 3/5 ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21, द्रव्यमान 40 kg की एक लड़की औसत ऊंचाई 20 सेंटीमीटर की 50 सीढ़ियों को प्रत्येक 50 सेकंड में चढ़ती है, तो उस लड़की की शक्ति क्या होगा सो बताएंगे। ऑप्शन ए 50 वाट, ऑप्शन बी 80 वाट, ऑप्शन सी 1000 वाट, ऑप्शन सी 2000 वाट। तो चलिए क्वेश्चन में दिया हुआ है द्रव्यमान 40 kg, हाइट दिया हुआ है आपका औसत 20 सेंटीमीटर, जबकि वैसा 50 सीढ़ी है तो 100 से डिवाइड कर लिए मीटर में आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 10 मीटर हाइट। टाइम आपका दिया हुआ है 50 सेकेंड। तो पूछा जा रहा क्वेश्चन में उस लड़की की शक्ति बताइए कितना होगा। शक्ति यानी कि पावर को लिख सकते हैं W/T, और W आपका है वर्क डन कार्ज, वो होगा mgh लिख लेंगे, नीचे समय T। तो चलिए यहाँ पे सारा वैल्यू रखते हैं। M आपका है 40 kg, G का वैल्यू क्वेश्चन में बोला जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड यूज कीजिए, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और H आ गया आपका 10 मीटर, टाइम है 50 मीटर 50 सेकेंड। यहाँ से देखिए कैलकुलेट कर लेंगे, 0 कैंसिल, 5 से इसे काट लेते हैं 10, 40 दूना 80 आ जाएगा आपका 80 वाट। 80 वाट हो जाएगा उस लड़की का शक्ति, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22, एक कार को 10 मीटर पर सेकेंड से 15 मीटर पर सेकेंड तक त्वरित किया जाता है, गतिज ऊर्जा में इसकी वृद्धि E1 है। फिर कार को 15 मीटर से 20 सेंटीमीटर तक त्वरित किया जाता है, तो उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि E2 है, तो अनुपात E1 E2 बताइए क्या होगा। ऑप्शन ए 1/2, ऑप्शन बी 2/5, ऑप्शन सी 3/4, ऑप्शन डी 5/7। तो चलिए गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, हाफ mv² होता है। तो गतिज ऊर्जा का वृद्धि पहला आपका E1 कह रहा है तो लिख लेंगे 1/2 m। वेग आपका देखिए 10 से 15 किया गया है, तो अंतिम वेग v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर लिखेंगे, तो हो जाएगा का हाफ m, 15 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, तो 1/2 m आपका द्रव्यमान है, और 15 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 225 माइनस
10 का स्क्वायर कर लेंगे 100, और ये आ जाएगा आपका 1/2m इंटू 125। इसी को रहने देते हैं, आगे देखते हैं। इधर दूसरा में बोला जा रहा है आपका गतिज ऊर्जा में वृद्धि E2 है, इसे भी लिखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर। 15 से 20 करना है तो 20 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, हाफ एम 20 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 400 माइनस 15 का स्क्वायर आ जाएगा 225, 1/2m, और ये घट करके आ जाएगा आपका 175। तो इसी दोनों की रेशियो पूछा जा रहा है, अनुपात E1/E2 क्या होगा। E1 का वैल्यू देखिए आ गया हम लोग का 1/2m इंटू 125, और E2 का वैल्यू आ गया 1/2m इंटू 175। हाफ से हाफ कैंसिल, m से m कैंसिल, इसे 25 से काट लेंगे, 25 से 7 बार में कटेगा, और ये 25 से 5, यानी कि रेशियो आ जाएगा 5/7 यानी 5:7। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, द्रव्यमान 5 kg और अपेक्षित घनत्व 3 वाले एक पत्थर को जो एक झील की तली में पड़ा है, ऊंचाई 5 मीटर उठाने के लिए कार्य कितना करना होगा, सो बताएंगे। ऑप्शन ए 133.3 जूल, ऑप्शन बी 145 जूल, ऑप्शन सी 163.3 जूल, ऑप्शन डी 175 जूल। तो चलिए यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखते हैं। अपेक्षित घनत्व भी है आपका रो, और ये है आपका वायु में द्रव्यमान, नीचे होता है आपका वायु में द्रव्यमान माइनस पानी में द्रव्यमान। ये जो आपका 5 kg दिया हुआ है, ये आपका वायु में द्रव्यमान है m। इस फॉर्मूला को लगा करके हम लोग पानी में उस पत्थर का कितना द्रव्यमान होगा सो निकालेंगे। तब यहाँ देखिए आपका अपेक्षित घनत्व क्वेश्चन में 3 दिया हुआ है, और उस एयर में इनकी वायु में उसके पत्थर की द्रव्यमान 5 kg माइनस पानी में द्रव्यमान हमें m डैश लिख देते हैं, ये m डैश की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 5×3 = 15 माइनस 3 m डैश इक्वल टू 5। तो यहाँ से m की वैल्यू लिख लेंगे, m डैश इक्वल टू आ जाएगा आपका 10/3 kg। इसको कैलकुलेट करेंगे 10/3 kg। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि अब कार्य बताइए कितना होगा इसको, जबकि पानी के अंदर ही 5 मीटर ऊंचाई तक उठाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो W इक्वल टू लिख देंगे mg इंटू h। तो m आपका देखिए पानी में द्रव्यमान आ गया 10/3, g की वैल्यू लिख लेंगे 9.8, और हाइट कितना है तो क्वेश्चन में 5 मीटर उठाने के लिए बोला जा रहा। ये पॉइंट को हटाएंगे, 10 आ जाएगा नीचे, 10 से 10 कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपका 98 इंटू 5/3, तो ये कैलकुलेट करके आएगा आपका 163.3 जूल। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, विश्राम अवस्था में रखी हुई 300 ग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु आंतरिक बलों के कारण 2 भागों में टूट जाती है। द्रव्यमान 200 ग्राम का एक भाग 12 मीटर पर सेकेंड की गति से पूरब की ओर गतिशील है, तो दूसरे भाग का वेग क्या होगा बताएंगे। ऑप्शन ए 24 मीटर पर सेकेंड उत्तर की ओर, ऑप्शन बी 14 मीटर पर सेकेंड पूरब की ओर, ऑप्शन सी 54 मीटर पर सेकेंड दक्षिण की ओर, ऑप्शन डी 24 मीटर पर सेकेंड पूरब पश्चिम की ओर। तो ये देखिए आपका क्वेश्चन में 3 kg का ये द्रव्यमान है। क्वेश्चन में बोला गया है कि ये शुरू में आपका विश्राम अवस्था में है, मतलब ये 300 ग्राम का ये जो द्रव्यमान है ये रुकी हुई है। तो U इक्वल टू लिख देंगे इसका वेग 0, और ये 2 भाग में टूट रहा है। एक आपका 200 भाग में बोला जा रहा है, 200 ग्राम का है, और वो 12 मीटर पर सेकेंड पूरब की ओर, ये किस दिशा में जा रहा है तो पूर्व की ओर जा रहा है, क्वेश्चन में ये बोला जा रहा। और जबकि दूसरी भाग कितना हो जाए तो घटा करके हम लोग निकाल सकते हैं। 300 में 200 घटा देंगे तो दूसरा वाला द्रव्यमान जो होगा वो 100 ग्राम का होगा, और इसी का वेग बताना है कि कितना होगा और किस दिशा में होगा सो भी बताएंगे। तो यहाँ पे संवेग संरक्षण के नियम लगा लेंगे, यानी टक्कर के टूटने के पहले का संवेग बराबर टूटने के बाद का संवेग। तो टूटने का पहले का द्रव्यमान आपका टोटल है 300 ग्राम, वेग इसका 0 है, इक्वल टू m1 यानी कि पहले वाले द्रव्यमान आपका है 200 गुना, और उसका वेग है आपका 12 प्लस m2 आपका 100 ग्राम का हो जाएगा। v2 बताना है कितना होगा। ये हो गया आपका 0 इक्वल टू 2400 प्लस हो गया आपका 100 इंटू V2। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, V2 इक्वल टू आ जाएगा -2400/100, 100 से 100 कैंसिल, इक्वल टू आ गया -24 मीटर पर सेकेंड। चूंकि ये डायरेक्ट माइनस में आया इसीलिए इसकी दिशा जो होगा इस वाले वस्तु की दिशा के अपोजिट होगा। तो पूरब की विपरीत दिशा क्या होता है तो पूरब की विपरीत दिशा होता है आपका पश्चिम। तो ये हो जाएगा आपका 24 मीटर पर सेकेंड पश्चिम की ओर कहेंगे। तो देखिए ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, 3 प्रतिरोधकों को एक त्रिभुज ABC बनाया जाता है। भुजा AB का प्रतिरोध 40 मीटर,
40 ओम, भुजा BC का प्रतिरोध 60 ओम और भुजा AC का प्रतिरोध 100 ओम है। बिंदुओं A एवं B के बीच प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा? ऑप्शन A 32 ओम, ऑप्शन B 50 ओम, ऑप्शन C 64 ओम, ऑप्शन D 100 ओम। तो चलिए इसको फिगर से बनाते हैं। एक त्रिभुज बना दिए ABC। अब तीनों भुजा पे प्रतिरोध ऐड कर लेंगे। नाम दे दिया ABC। ए के भुजा A में बताया जा रहा है आपका 40 ओम है और भुजा BC में है आपका 60 ओम, भुजा AC में है आपका 100 ओम। तो इसी अब लाना है हम लोग को A और B, ए बी के बीच इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा सो फाइंड करेंगे। तो ये देखिए आपका 100 और 60 ओम वाला प्रतिरोध जो है ये दोनों एक ही तार में ऐड है। तो इस डायग्राम को इस तरीके से भी बनाया जा सकता है। 40 ओम तो चलिए आपका A और B के बीच है और ये दोनों चूंकि सीरीज में है तो इसलिए एक दोनों ऐसे ही सिंपली ऐड हो जाएगा और वो इसके पैरेलल में आ जाएगा और वो हो जाएगा आपका 160 ओम हो जाएगा। फाइनल हमें A और B के बीच प्रतिरोध लाना है। तो यहाँ पे लगा लेंगे फॉर्मूला समांतर श्रेणी वाला, क्योंकि ये दोनों प्रतिरोध एक दूसरे के समांतर है। 1/RP इक्वल टू लिख देंगे 1/40 प्लस 1/160। एलसीएम कर लेंगे 160, यह आ जाएगा 2 प्लस यह आ जाएगा आपका 4 + 1 इक्वल टू 5/160। यहाँ से हम लोग बता सकते हैं RP इक्वल टू कह देंगे 160/5, उल्टा कर दिए। इसको कैंसिल, इसको डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 32, यानी कि 32 ओम A और B के बीच समतुल्य प्रतिरोध होगा। ऑप्शन A। क्वेश्चन नंबर 26। एक घर की बिजली की सप्लाई 20 एम्पीयर के फ्यूज के द्वारा है। जब एक 1500 वाट हीटर का प्रयोग घर में किया जाता है तब इसके साथ 100 वाट का और कितने बल्ब का प्रयोग में लाए जा सकते हैं यदि सप्लाई 200 वोल्ट पर हो और सभी उपकरण जो हो घर में वो 220 वोल्ट पर कार्य करने के लिए चिन्हित हैं। ऑप्शन A 25, ऑप्शन B 27, ऑप्शन C 29, ऑप्शन D 30। तो बल्ब की संख्या ये सभी ऑप्शन में है। क्वेश्चन में देखिए कितने एम्पियर का करंट आ रहा आपका घर में, तो ये 20 एम्पियर का है। I इक्वल टू लिख देंगे 20 एम्पियर और घर में जो सप्लाई है वो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 200 वोल्ट पे है। तो पावर कितना घर में आ रहा सो निकाल देंगे। P इक्वल टू लिख देंगे V × I। वोल्टेज आपका 200 वोल्ट है और करंट आपका आ रहा है 20। ये आ जाएगा आपका कल कैलकुलेट करके 4000 वाट। अब देखिए को घर में बोला जा रहा है कि एक हीटर का प्रयोग कर रहे हैं जो कि 1500 वाट का है। तो हीटर की शक्ति हो गया आपका 1500 वाट। तो घर में कितना शेष शक्ति बच रहा, तो 4000 माइनस कर लेंगे 1500 और ये घट करके आ जाएगा आपका 2500 वाट। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अब 100 वाट का कितना बल्ब हम हीटर का प्रयोग करते हुए भी कर सकते हैं। तो शेष शक्ति जो आपका आ रहा 2500 वाट और कितने वाट का बल्ब लगाना है, तो क्वेश्चन में बोल रहा है 7 वाट का कितने बल्ब लगा 100 वाट का कितने बल्ब लगा सकते हैं। 100 से इसको डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ बल्ब आ जाएगा। तो बल्ब की संख्या आ जाएगा आपका 25 बल्ब एक हीटर के साथ भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। ऑप्शन A। क्वेश्चन नंबर 27। ऊंचाई h से गिराई गई एक गेंद धरती पर t समय में पहुंचती है तो समय t/2 पर गेंद कितनी ऊंचाई पर होगी सो बताएंगे। ऑप्शन A h/2, ऑप्शन B 3h/4, ऑप्शन C h/4, ऑप्शन D h/28। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, फिगर से समझते हैं। ये आपका है शीर्ष, यहाँ से आपको यहाँ तक आने में h दूरी ये मान लेते हैं और ये समय लग रहा t और चूंकि ऊपर से गिराई जा रही है वस्तु को तो यहाँ पे प्रारंभिक वेग लिख देंगे 0। इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे s इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। u 0 है तो इसलिए ये वाला टर्म आपका 0 हो जाएगा और दूरी हमारा कितना है तो h इक्वल टू लिख सकते हैं हाफ g t², क्योंकि समय बता रहा है कैपिटल T है तो यहाँ पे t² लिख देंगे। तो इस इक्वेशन से कैपिटल T² की वैल्यू लिख लेंगे। ये आ जाएगा आपका 2h/g। अब चलिए क्वेश्चन में बोल रहा है h/a। चलिए अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है t/2 पर कितनी ऊंचाई होगा सो बताइए। यानी कि अब ये जो समय t/2 है तब कितनी ऊंचाई नीचे आएगा सो बताएंगे। फिर से वही दूरी का फॉर्मूला यूज कर लेंगे s इक्वल टू ut प्लस हाफ gt²। u वाले टर्म 0 है तो ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा और इस बार हाइट कितना आएगा सो बताएंगे। तो इसे h डैश लिखते हैं। ये हो जाएगा आपका हाफ g। टाइम बता रहा है आपका t/2 है तो t/2 का स्क्वायर कर लेंगे। ये हो जाएगा आपका 1/2 g t²/4। अब ये देखिए पिछले रिलेशन से हम लोग t² की वैल्यू निकाले हैं। ये हो जाएगा आपका 1/8 g और t² का वैल्यू है 2h/g। g से g देखिए कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से 8 कर लेंगे 4। तो h डैश की वैल्यू जो आ रहा पहले वाली हाइट का 1/4 होगा। ऑप्शन C। क्वेश्चन नंबर 28। एक मीनार के शीर्ष A से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित की गई एक गेंद t समय में धरती पर पहुंचती है।
यदि इसे उसी वेग से ऊर्ध्वाधर से नीचे की ओर प्रक्षेपित किया जाए तब T2 समय में धरती पर पहुंचती है। यदि यह स्वतंत्र रूप से ऐसे नीचे गिरे तब धरती पर पहुंचने में कितना समय लगेगा सो बताएंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में आपका बोला जा रहा एक शीर्ष है, ये आपका मान लेते मीनार है और इसका शीर्ष जो है इसका वर्टेक्स ए मान लेते इसका शीर्ष। यहाँ से जब हम ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उसको धरती तक गिरने में लग जाता है आपका T1 समय, और जबकि इसे इसी पॉइंट से आपका ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिराते हैं तो आपका समय धरती पर पहुंचने में T2 लगता है। अब बोला जा रहा है कि यदि स्वतंत्र रूप से हम ऐसे नीचे की तरफ गिराएंगे तो जाकर के कितना समय में धरती पे आएगा सो बताएंगे। तो वो समय मान लेते हैं स्वतंत्र रूप से गिरने पर धरती तक पहुंचने में लगा समय T है, तो वो हो जाएगा आपका T1 और T2 दोनों का औसत। औसत हम लोग लिखते हैं आंकड़ों का योगफल बटा आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ा आपका T1 T2 है तो T1 प्लस T2 और देखिए कितना है तो 2, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, यही हमारा औसत समय आ जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29, चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी। ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन सी गतिज एवं स्थितिज दोनों, ऑप्शन डी शून्य। क्वेश्चन बोला जा रहा ये आपका गाड़ी है जो कि गतिशील है, चलती हुई गाड़ी है और इस पे कोई आदमी आपका जो है बैठा हुआ है, तो इसमें कौन सी ऊर्जा होगा इस व्यक्ति में सो बताएंगे। तो हम लोग जानते हैं इस व्यक्ति का जो भी बॉडी का पार्ट इस गाड़ी के कांटेक्ट में है वो तो आपका इसके साथ गतिशील हो जाएगा, तो उसमें गतिज ऊर्जा होगा, और जबकि बॉडी का वैसा पार्ट जो इस गाड़ी के कांटेक्ट में नहीं है उसमें स्थितिज ऊर्जा होगा। तो कह सकते हैं कि चलती हुई गाड़ी में जो आदमी व्यक्ति बैठा हुआ है उसमें कौन कौन सी ऊर्जा है, तो आपका गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होंगे, ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 30, एक बायोगैस प्लांट में बायोगैस उत्पन्न करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन परंतु पानी नहीं, ऑप्शन बी पानी परंतु ऑक्सीजन नहीं, ऑप्शन सी दोनों ऑक्सीजन एवं पानी, ऑप्शन डी ना तो ऑक्सीजन ना ही पानी। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि बायोगैस प्लांट में कच्चे पदार्थ जैसे गोबर, फलों का कचरा, जलकुंभी एवं अन्य पदार्थों को जल एवं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सड़ने पर बायोगैस उत्पन्न होता है। और इससे बायोगैस से रिलेटेड कुछ पॉइंट आप लोग को बता देते हैं। बायोगैस आपका ऊर्जा का कैसा स्रोत है, तो परंपरागत स्रोत कहेंगे। ये भी क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बायोगैस जो आपका किस प्रकार का ऊर्जा का स्रोत है, तो परंपरागत स्रोत कहेंगे। और बायोगैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है, तो मीथेन। इसका मेन कंस्टिट्यूएंट जो होगा बायोगैस का वो होगा मीथेन। तो क्वेश्चन हमारा था बायोगैस को उत्पन्न करने के लिए किसकी जरूरत होगा, तो न ही ऑक्सीजन की जरूरत होगा न ही पानी का। इस दोनों को एब्सेंस में मतलब पदार्थ को सड़ने गलने देते हैं, जिससे हमें बायोगैस प्राप्त होता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा।